गंगा दशहरे स्नान पर्व आज, निर्जला एकादशी कल। आज से हरिद्वार गंगा दशहरा मेले का शुभारंभ। पौड़ी सहित लक्सर के पंचालेश्वर महामंदिर में आयोजन। गंगा को स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरोज नेथानी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन। सरकार ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। चारधाम यात्रा में अब तक 148 श्रद्धालुओं की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में अब नहीं होगी फ्री राशन की परेशानी। उत्तराखंड में शुरू होगा फूड ग्रेन एटीएम योजना। फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाखा चौधरी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की खबरों की और रुख उत्तराखंड की खबरों का कर लेते हैं। उत्तराखंड में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। आज हरिद्वार सबसे अधिक गर्म रहा। आपको बता दें, जहां 42.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी देहरादून में पारा 40.2 डिग्री तक दर्ज किया गया है। और मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त गर्मी बनी रहेगी। वहीं गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और आगामी कुछ दिनों तक राजधानी दून के साथ ही मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चलने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही मौसम विज्ञान के केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 15 जून तक गर्मी से बहुत अधिक राहत की उम्मीद नहीं है। इसके बाद मानसून के सक्रिय होने से राहत मिल सकती है। हाँ, देखिए, इस सीजन की अगर बात कर लें, जो पहले अभी गए आपके 2-3 महीने पहले, जिसमें कि मार्च से लेके और जो आपका मई तक का है, जिसको प्री मानसून सीजन या समर सीजन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी आपने देखा कि 2 महीने शुरू के थे, मार्च और अप्रैल पूरे ड्राई रहे। फिर मई में अच्छी बारिश मिलनी शुरू हो गई, टेम्परेचर भी नॉर्मल है या नॉर्मल से कम आ गए, तो अच्छा रहा उसमें जो है। लेकिन अब फिर से आप देख रहे हैं कि जून आते ही जैसे जो शुरुआत हुई, तो पूरा ड्राई जो है जून से शुरू से ही ये चल रहा है। और तापमान जो जून में जो नॉर्मल भी है वो भी हायर रहते हैं इस समय। अगर उत्तराखंड की बात करें, चाहे वो मैदानी क्षेत्र है या पहाड़ों में भी वो बढ़ते ही हैं। लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी नहीं मिलती तो उसमें फिर और भी जो है इजाफा हुआ है। तो अभी जो 1 तारीख से लेके और अभी आज 8 तारीख हो गई है जून की, जो तो पूरा सप्ताह ऐसा गया कि जिसमें कि कोई रेनफॉल एक्टिविटी हुई नहीं। तो उसकी वजह से बिल्कुल लगातार जो तापमान है बढ़े हैं और ये करीब जो है 4 से 5 डिग्री तक, इवन 6 डिग्री तक भी जो है नॉर्मल से ऊपर जो है कुछ जगहों में, खासकर पहाड़ों में की बात करें या फिर जो गढ़वाल रीजन जो है, जो उसके मैदानी क्षेत्र भी है, उसकी बात करें तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज्यादा रहे हैं। जहां तक कुमाऊं क्षेत्र के जो लोअर कुमाऊं रीजन है या आप कहिए कि जो है जो मैदानी क्षेत्र कुमाऊं रीजन का है, तो वहां तो ठीक है, थोड़े नॉर्मल से वो भी हायर है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा नहीं, 2-3 डिग्री तक जो है आप ये कह सकते हैं वहां पे ऊपर आए नॉर्मल से। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र या फिर हिल्स की बात करें तो यहाँ पे जो है अनेक जगहों तक, कुछ जगहों तक जो है आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ये तापमान अधिक रहे हैं। और आगे भी अभी जो है जो सिचुएशन है, तो उसमें 15 तारीख से पहले कोई कुछ खास एक्टिविटी होने वाली नहीं। 10-11 से अगर मैं बात करूं, 10-11 या 12-13 तक की जो है, 14 तक की भी, तो छुटपुट एक्टिविटी एका दुका जगहों में मिलेंगी। उसमें भी आप ये कहिए 10-11 की अगर बात करें तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है या फिर कुमाऊं रीजन में नैनीताल है, चंपावत की अगर बात करें तो थोड़ा मॉइस्चर उन एरियाज में या अंदर में वो आ रहा है, तो ठीक है, छुटपुट एक्टिविटी हो सकती है, उसका कोई बहुत असर देखने को मिलेगा नहीं। 14 में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में मिल सकती है। हाँ, 15 से जब आप जाएंगे तो तब थोड़ी जो है रेनफॉल एक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी। तो 14 तक आप ये कह सकते हैं कि तापमान में बहुत कोई जो है राहत मिलने वाली नहीं है। जैसे वे चल रहे हैं करीब करीब वैसे ही वो रहने वाले हैं। तो 1 सप्ताह तो कम से कम जो लोगों को और 2-4 होना। और इसी खबर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धनराज गर्ग मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल धनराज, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप उत्तराखंड में देखा जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से कहना यह है कि आगामी 15 जून तक इसी तरीके से जो तापमान है वो बढ़ेगा और फिलहाल कोई राहत जो है वो उत्तराखंड की जनता को गर्मी से नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल विशाखा, जिस तरीके से देखा जाए मौसम का कहीं ना कहीं कहर एक तरीके से उत्तराखंड में बरसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यदि हम मौसम की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं मौसम गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यदि हम आज की बात करें तो आज सबसे जो गर्म दिन है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार वासियों के लिए है, क्योंकि हरिद्वार में जो तापमान है वो 42.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और वहीं यदि देहरादून की बात करें तो 42.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं येलो अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले 24 घंटे
कहीं ना कहीं भारी उत्तराखंड पर गुजर सकते हैं, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और अभी 15 तारीख तक कोई भी राहत मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि अभी 15 तारीख तक कहीं ना कहीं जो गर्म है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार कहीं ना कहीं इस गर्मी से नुकसान जो है जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी परेशानी इस समय जनता को हो रही है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर अन्य दुकानदारों की बात करें तो दुकानदारों को भी कहीं ना कहीं समस्या को उठानी पड़ रही है। और जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड इस समय गर्म है, तो कहीं ना कहीं राहत मिलने की जो आशंका जताई जा रही है और 15 तारीख के बाद आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं मानसून उत्तराखंड में अपनी दस्तक दे चुके होंगे। बिल्कुल धीराज, 15 के बाद हो सकता है कि मानसून की दस्तक के बाद राज्य की जनता को थोड़ी राहत मिल पाए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तापमान बढ़ा हुआ है उसके बीच जनता की क्या स्थिति है, क्या कुछ लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कितने सालों बाद इस तरीके की जो गर्मी है वो राज्य की जनता झेल रही है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पिछले सभी दशकों के जो रिकॉर्ड हैं वो इस बार टूटते हुए नजर आए हैं और जो लोग लंबे समय से उत्तराखंड वासी है वो इस गर्मी को कह रहे हैं कि फिलहाल उनके द्वारा इतनी ऐसी गर्मी जो है इससे पहले नहीं देखी गई। बिल्कुल विशाखा, जिस तरीके से देखा जाए जो रिकॉर्ड टूटे हों, कहना कहीं 29 सालों बाद इस तरह की गर्मी उत्तराखंड में देखने को मिल रही, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र और लगातार ठंडा मौसम यहाँ पर रहता था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए गर्मी का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ नजर आया कि 42 डिग्री भी पार तापमान कर चुका है। और कहीं ना कहीं जो जनता की बात करें तो जनता का भी यही कहना है, जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कभी उन्होंने ऐसी गर्मी 29 साल पहले देखी थी कि जब पारा बढ़ा था, लेकिन 29 साल के बाद अब इस तरह का पारा बढ़ा है कि सबसे ज्यादा गर्मी उत्तराखंड के अंदर देखी जा रही है। क्योंकि विशाखा, जिस तरीके से देखा जाए कि लगातार जो उत्तराखंड है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर ठंडे मौसम की वजह से कहना कि पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से देखा जाए कि गर्मी बढ़ रही है तो पर्यटक भी कहीं ना कहीं आने से जरूर कतरा रहे हैं। बिल्कुल धनराज, देखना होगा कब तक मानसून की जो दस्तक है वो राज्य में होती है और कब जो पारा है वो लुढ़कता हुआ नजर आता है, तापमान थोड़ा कम होता है और कब तक जो जनता को थोड़ी बहुत राहत है इस गिरते हुए तापमान के बाद होगी। फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में आज किन्नर समाज ने शोभा यात्रा निकाली और आपको बता दें कि किन्नरों के लिए एक आश्रम का उद्घाटन किया गया, जिसमें पहुंचे किन्नर समाज की महामंडलेश्वर निर्मला गिरी 1008 ने उद्घाटन किया और संत समाज द्वारा भी उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार में किन्नर समाज का आश्रम बनना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। देश विदेश से जो किन्नर हरिद्वार आते हैं उन सबको आश्रम का रुक कर अब आनंद ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर गंगोत्री धाम में डोलियों के साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, गंगा दशहरे के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। अनेक भक्त गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा की पूजा भी कर रहे हैं और लोगों श्रद्धालुओं में इस समय हर्ष का माहौल है। और आपको बता दें कि हरिद्वार जो धर्म की नगरी कहा जाता है और गंगा दशहरा के पर्व पर आज देश भर से श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो हरिद्वार में उमड़ा हुआ है। इस समय मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए और भारी भीड़ जो है वो भी इस समय जुटी हुई है वहां पर। और गंगा तट पर हर की पैड़ी पर जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का जो तांता है वो भी लगातार बना हुआ है। और आपको बता दें कि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर जो हरिद्वार के अंदर धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरा जो हमारा मेला क्षेत्र है 4 सुपर जोन, 16 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं। सारे घाटों में मिला के हर की पैड़ी मालूदी सबको मिला के अभी तक करीब 8 से 9 लाख लोग स्नान करके जा चुके हैं और आप देख रहे हैं लगातार भीड़ आ रही है। अन्य घाटों में भी यही स्थिति है और अनुमान है कि करीब 25 से 30 लाख के आसपास हमारी शाम तक भीड़ लगभग रहेगी। गंगा मैया का गंगा दशहरा का जो पर्व है वो दिव्य और भव्य मनाया जाएगा और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री महानुभाव गंगा अवतरण के गंगा दशहरा के पर्व पर आना प्रारंभ हो गए हैं और हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अनेकों देवी देवताओं की डोली
यहाँ पर गंगा दशहरा पर्व के लिए आना प्रारंभ हो गई है और हम सभी तीर्थपुरोहित गंगा दशहरा की प्रदेशवासी पूरे प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज रात्रि को संध्या भजन और सभी प्रदेशवासियों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हजारों संख्या में माँ पतित पावनी पुण्यसना भगवती गंगे के दर्शन करने आज श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। आज के दिन ही माँ पतित पावनी पुण्यसना भगवती गंगे मैया स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई। आज हजारों डोलियाँ अपने ग्रामवासियों के साथ गंगा स्नान करने आई हैं। आज का दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही मुख्य पर्व माना जाता है और मैं आज सभी देशवासियों को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। जय गंगा मैया। पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर देश भर से जो श्रद्धालुओं का तांता है इस समय लगा हुआ है, मां गंगा में डुबकी लगाने की जो प्रक्रिया है वो इस समय हरिद्वार में देखी जा रही है। क्या जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन की तरफ से भी बनाई गई हैं? देखिए, हरिद्वार में जब ये स्नान होते हैं, स्नान का एक चार्ट जो होता है वो वहाँ पर जो प्रशासन होता है उसका पहले से ही होता है, तो वो जानते हैं कि कब कब स्नान होगा उत्तराखंड के अंदर, तो उससे एक तैयारियां जो करने का समय होता है वो प्रशासन को मिल जाता है। और आप देखिए कि हालांकि चुनौती जरूर रहती है क्योंकि एक साथ इतने सारे जब श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं तो धर्मनगरी पहुंचते हैं तो तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज करना पड़ता है, तमाम रूट डाइवर्ट करने पड़ते हैं, जिससे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उनकी आर्थिकी की अगर बात करेंगे तो निर्भर करती है इन श्रद्धालुओं के ऊपर। तो जब श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं या कहीं की धर्मनगरी हरिद्वार जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा रोजगार के रूप में जो लोग वहाँ पर व्यवसाय कर रहे होते हैं उनको वहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। लेकिन प्रशासन के सामने चुनौती ये रहती है कि जो स्नान है इनको अच्छे तरीके से कराया जाए, कोई दिक्कत ना आए, कोई स्थिति ऐसी गंभीर ना पैदा हो जिसमें कोई किसी को नुकसान हो, जान मान का कोई नुकसान हो सके। क्योंकि इतनी संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो पार्किंग की समस्या होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, साथ साथ लोगों की सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर उनके सामने होती है। तो ये सब चुनौतियों के साथ पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियां करके रखता है। और आप देखिए कि ये स्नान चल रहा है, अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि कोई दिक्कत वहाँ पर किसी श्रद्धालु को आई हो या कोई ऐसी समस्या हुई हो कि जिससे उत्तराखंड के ऊपर या कहीं के धर्मनगरी हरिद्वार के ऊपर जो प्रशासन वहाँ पर काम कर रहा है उसके ऊपर कोई उंगली या सवाल खड़े हो। और फिलहाल राज्य में जिस तरीके से चारधाम यात्रा भी जारी है उसके चलते पहले से ही जो आवाजाही का दौर है वो श्रद्धालुओं की तरफ से बना हुआ है और आज और कल दोनों दिन हरिद्वार में भी भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा रहेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को मैदानी इलाकों से लगाकर फिलहाल पहाड़ों तक जो सक्रिय होने की अलर्ट मोड पर रहने की जो आवश्यकता है वो भी फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के सामने ये चुनौती रहती है। और देखिए इस बार चारधाम यात्रा भी साथ ही साथ चल रही है तो श्रद्धालु हरिद्वार से होकर के ही यमुनोत्री धाम जाते हैं, तो उसको लेकर के भी जो रूट प्लान है वो पुलिस प्रशासन ने पहले ही बना रखा था कि जो श्रद्धालु होंगे जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे होंगे उनको किस तरीके से भेजा जाए। साथ ही साथ आप देखिए कि जो मेडिकल टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है और जो तमाम चीजें होनी चाहिए, चाहे कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के हो, चाहे कोविड टेस्ट को लेकर के हो। कोविड टेस्ट की अनिवार्यता इस वक्त थोड़ी कम कर दी गई है क्योंकि कोविड वैक्सीन से सब लोगों को लग चुकी है तो कोविड का खतरा थोड़ा कम है। लेकिन इस वक्त जो चुनौती प्रशासन के सामने है वो ये है कि किस तरीके से लोगों को मैनेज किया जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है और स्नान के लिए भी लोग आ रहे हैं। तो पार्किंग एक बड़ी समस्या है, उस पार्किंग को भी मैनेज कराना है। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का बड़ा जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस प्रशासन के ऊपर है। क्योंकि आपने देखा बीते दिन जो घटना हुई उस घटना से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फटकार भी अधिकारियों को लगाई और पुलिस प्रशासन के लोगों को भी लगाई कि जो खामियां रह गई है, अगर इस तरीके की कोई दिक्कत दोबारा से भविष्य में देखने को मिली है, कोई ऐसी घटना के बारे में उनको जानकारी मिली कि अधिकारियों की वजह से या किसी प्रशासन के अधिकारी की वजह से, लापरवाही की वजह से ऐसी दुर्घटना उत्तराखंड के अंदर हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त प्रशासन के ऊपर एक बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है, चाहे वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे वो उनके कार्य को लेकर के हो, चाहे श्रद्धालु जो आ रहे हैं वहाँ पर व्यापारी वर्ग भी है, व्यापारी वर्ग भी अपने हिसाब से चाहते हैं कि उनका बिजनेस भी चले। तो सभी चीजों को लेकर के पुलिस प्रशासन को चलना है और सारी व्यवस्था वहाँ पर पूरी दिखाई देती है, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर के हो, चाहे वो स्नान को लेकर के हो। सारी व्यवस्था जो सरकार द्वारा बताई गई थी या पुलिस प्रशासन द्वारा बताई गई थी वो पूरी वहाँ पर नजर आती है। और फिलहाल जिस तरीके से रूट डाइवर्ट किए गए हैं इसके साथ चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं,
ताकि कोई भी जो असामाजिक तत्व है, कितनी भीड़ अधिक श्रद्धालुओं की वहां पर है, लाखों की संख्या में इस समय देश भर से जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार के अंदर मौजूद है। तो पुलिस की तरफ से कहा गया है, सीओ की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल सभी जो तमाम चीजें हैं वो अलर्ट मोड पर रखी गई है, बॉर्डर्स पर ही चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो संदेह के घेरे में होते हुए बॉर्डर्स के बाद एंट्री ना कर सके। बिल्कुल, देखिए इसके दो कारण है विशाखा। एक तो बॉर्डर पे चेकिंग करने का कारण ये है कि अगर बॉर्डर के अंदर जब व्यक्ति आएंगे तो शहर के अंदर प्रोटोकॉल मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, या कहें कि जब व्यवस्था जब लोग ज्यादा आएंगे तो उनको मैनेज करने में काफी दिक्कत होगी। तो बॉर्डर पे ही चेकिंग करने के बाद अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है या संदिग्ध व्यक्ति कोई मिलता है तो उसके खिलाफ वहीं पर कार्रवाई की जाएगी और उससे जो कहें कि सिटी के बीच का जो एरिया है वहां पर तमाम से तरीके की जो दिक्कतें होनी थी उससे बचा जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो अगर इस तरीके की चेकिंग अभियान सिटी के अंदर कराए जाएंगे तो उससे जो सिटी में प्रोटोकॉल है या कहें कि जो ट्रैफिक प्लान को लेकर के जो व्यवस्था है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। पार्किंग को लेकर के पहली समस्या वहां पर दिखाई देती है और चारधाम यात्रा में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाएगी। पुलिस प्रशासन के पास जो लोकल वहां पर लोग रह रहे हैं उनके लिए भी आप देखिए कि जब इतने श्रद्धालु या इतने लोग जब हरिद्वार पहुंचेंगे और उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर गाड़ियां लगवाएगा तो तमाम ऐसी दिक्कतें देखने मिलेगी जो वहां से स्थानीय लोग हैं उनको भी झेलने पड़ेगी। तो इसलिए पुलिस प्रशासन ने पहले ही तैयारी की कि जो चेक पोस्ट होंगे वहां पर बाहर से आने वाली गाड़ियों को वहीं पर चेक करने के बाद शहर में एंट्री दी जाएगी। चलिए देखना होगा क्या जो व्यवस्थाएं हैं आज पूरा दिन प्रशासन की रहेगी, हरिद्वार प्रशासन की रहेगी और किस तरीके से जो भीड़ है आज गंगा दशहरे को लेकर श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसको मैनेज प्रशासन कर पाएगा। फिलहाल आपको तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और हल्द्वानी में चल रही बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति का समापन आज हो गया। आपको बता दें समापन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कार्य समिति में राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा राजनीतिक प्रस्ताव में राज्य की जनता को धन्यवाद दिया गया है। वहीं आगामी नगर निगम 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। कमजोर बूथों को मजबूत करने का लक्ष्य किस तरीके से पूरा किया जाए इस बात पर चर्चा हुई है। तो कार्य समिति जो है बीजेपी की वो 2 दिनों से चल रही थी, आज समापन हुआ है कार्य समिति की बैठक का, आपको बता दें। और इस बीच जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ ही नेता प्रदेश अध्यक्ष से लगाकर सभी मौजूद थे इस पूरी कार्य समिति की बैठक में। और फिलहाल मजबूत नेतृत्व में बीजेपी काम कर रही है राज्य के अंदर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव में जीत के बाद फिलहाल और भी अधिक मजबूती से राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर गंभीर है और किस तरीके से आगे जो है वो उत्तराखंड की राजनीति में ही नहीं बल्कि पार्टी स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने का जो कार्य है वो उत्तराखंड के अंदर फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। कार्य समिति में मंथन यही रहा कि आगे की जो रणनीति है, आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से रहेगी। हमारी 2 दिन की कार्य समिति में पदाधिकारियों के साथ बैठक करके अपने जितने कार्यक्रम हमारे पिछले दिनों में उनकी समीक्षा हुई और अगले कार्यक्रम तय किए। आज कार्य समिति में 4 प्रस्ताव हम लोग लेकर आए, उन पर विस्तृत चर्चा हुई। हमने उत्तराखंड की जनता को हृदय से धन्यवाद दिया जिसके आशीर्वाद से 2/3 बहुमत हमें मिला है। हमने मुख्यमंत्री की विधानसभा जिस प्रकार से जीती है वहाँ की जनता को भी हमने बहुत धन्यवाद दिया है। हमने आने वाले समय के सारे कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं जिसमें मंडल की 252 कार्य समिति हैं, 14 जिलों की कार्य समिति हैं, 9 जिलों का प्रशिक्षण है, हमारा प्रदेश का प्रशिक्षण है, विधायकों का प्रशिक्षण है। इन सबको भी हमने जुलाई में कार्यक्रम करने हैं। हमारे 14 बड़ी सभाएं हैं जो हमें जुलाई में करनी है और बाकी जो प्रमुख रूप से संगठनात्मक रूप से अन्य हमारे कार्यक्रम थे वो भी हमें जुलाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से कार्य समिति का समापन आज हुआ है और तमाम मंथन फिलहाल की जो रणनीति है उसको लेकर तो हुआ ही है, साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी इस समय मंथन करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से किन कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है इस पर कार्य समिति में पूरी चर्चा हुई है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई है, प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई है, उसमें सांगठनिक मामलों पे पूरा जोर रहा है पार्टी का और किस तरह से 2024 के चुनाव के पहले पार्टी अपने आप को मजबूत करे और जो विधानसभा चुनाव में कमियां रह गई हैं वह लोकसभा चुनाव में आते आते उसे दूर कर लिया जाए। आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि लगभग 4000 ऐसे बूथ है जहां पे पार्टी का परफॉर्मेंस 2022 के आम विधानसभा चुनाव में उतना बेहतर नहीं रहा जितना कि पार्टी ने आकलन किया था।
तो एक तो उन पे काम करेगी। इसके साथ ही सांसदों और विधायकों को खास जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें सांसदों को 100 बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी, जबकि जो विधायक है उनको 25 बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी कि ये जुलाई तक इन बूथों पे अपना दौरा कर ले और इन बूथों के जो कार्यकर्ता है उनसे मिल ले, इसकी जो कमजोरियां है उसको चिन्हित कर ले और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इन पे सबसे काम हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से संगठन में एक ओवरहॉलिंग की जरूरत है और उसको पूरी तरह से करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और सरकार की अगर बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों मिल करके चुनावी जितने भी वायदे हैं उसको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 महीने का जो कार्यकाल है उसमें काफी कुछ काम शुरू हो गया है चुनावी वादों पे, उसको बहुत जल्द यानी लोकसभा चुनाव के पहले तमाम जो चुनावी वादे थे उन पे एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, उनको धरातल पे उतारने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से कह सकती है कि जो पार्टी है बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है और यहाँ भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले से ही पार्टी सक्रिय हो गई है। तमाम जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं उनका चिन्हीकरण किया जाएगा, उनसे संपर्क किया जाएगा, उनको पार्टी की रीतियों नीतियों से अवगत कराया जाएगा और पूरी कोशिश होगी पार्टी की कि उनको पार्टी के लिए जोड़ा जाए और आगे चल करके चुनावी राजनीति में उनका जो एक समर्थन सपोर्ट होता है वह हासिल किया जाए। तो एक जबरदस्त 2 दिन की गहन चिंतन मंथन बैठक के बाद पार्टी एक बार फिर से ऊर्जा से भरी हुई है और मैदान में जाकर के काम करने का समय ऐसा उनके नेतागण ने कहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बीजेपी धरातल पे इस तरह का जो व्यूह रचना है वो करती हुई नजर आएगी। चलिए देखना होगा इस कार्य समिति की बैठक के बाद जो तमाम मंथन किया गया है उसके बाद क्या कुछ बीजेपी की तरफ से आगे धरातल पर कार्य किए जाते हैं, किस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए जो अपनी रणनीति है और भी अधिक मजबूत जो है वो बीजेपी तय करती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, चारधाम यात्रा की बात कर लेते हैं। अब चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार ने 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक डॉक्टर सरोज नैथानी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो यात्रा मार्गों पर तीर्थयात्रियों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करेगी और सारी सरकार को इस निरीक्षण के बाद सुझाव भी देगी। और सचिव स्वास्थ्य राधिका झा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें, चारधाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण और पूर्व से किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित यात्रियों की हार्ट अटैक से लगातार मृत्यु हो रही है। चारधाम यात्रा संचालन को 1 माह का समय पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक चारों धामों में 17 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। वहीं 148 यात्रियों की मृत्यु हुई है। इस दौरान केदारनाथ धाम की बात करें, सबसे ज्यादा मृत्यु यहीं पर हुई है। 66 जो श्रद्धालु है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। बद्रीनाथ में 34, गंगोत्री में 12 और यमुनोत्री में 36 श्रद्धालुओं की जो मृत्यु है वो हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि जिस तरह आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालने का काम करता है, वहीं अब लोग अनाज भी ले सकते हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के तहत राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है और विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में मंजूरी भी मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतनी। आगे की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।